हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हमको बताना है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए शासकीय, ऑप्शन बी है अर्धशासकीय, ऑप्शन सी है व्यक्तिक और ऑप्शन डी है व्यावसायिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र क्या होता है? व्यक्तिक कोटि का होता है। ठीक है, कोटि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी है 1700 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1750 ईस्वी से और ऑप्शन डी है 1900 ईस्वी से। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः 1850 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में से एक वचन शब्द कौन सा है? ठीक है, एक वचन कौन है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है घरों और ऑप्शन डी है लताओं। तो इसमें एक वचन कौन सा होगा? तो इसमें नदी क्या है? एक वचन है। ठीक है, नदी एक वचन है जिसका बहुवचन क्या होगा? नदियां होगा। बहुवचन नदियां होगा। ठीक है, बाकी घरों और लताओं ये सब क्या है? ये सब बहुवचन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे, कंठ तालव्य कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से कंठ तालव्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है उ, ऑप्शन बी है र स, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है आ। तो कंठ तालव्य कौन सा होगा? तो कंठ तालव्य होगा ए। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? कंठ तालव्य है। फिर उसके बाद अ और आ क्या है? ये कंठ ध्वनि है। क्या है? कंठ ध्वनि है। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये क्या है? तो ये है ओष्ठ। ये ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, और र और स ये क्या है? तो ये मूर्धन्य है। र और स ये मूर्धन्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे शुद्ध शब्द छाटिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो यहाँ क्या लिखा है? सब कृतज्ञ लिखा है। तो हम देखते हैं कि कृतज्ञ शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कृतज्ञ शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है? तो कृत और आधा घ न। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसमें दो ऑप्शन सही है, मतलब ये ऑप्शन एक गलत है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। ठीक है, हमको शुद्ध वर्तनीय बताना है कि कौन शुद्ध वर्तनीय रूप से कौन शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन है अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति और ऑप्शन सी अतिशोक्ति और ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो अतिशोक्ति वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन से ऑप्शन में लिखा गया है? तो अतिशोक्ति शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाएगा अतिशोक्ति। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए तथ प्लस अपी, ऑप्शन बी है तथा प्लस पी, ऑप्शन सी है तथा प्लस अपी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथापि का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस अपी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तथा प्लस अपी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो ये कौन सा संधि है?
तो ये होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन है उत प्लस ज्वल, ऑप्शन बी है उज प्लस ज्वल, और ऑप्शन सी है उज प्लस वल, और ऑप्शन डी है अज प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस ज्वल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये होगी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होगा, और ये व्यंजन संधि होगी। आगे देखते हैं। आगे बैलगाड़ी शब्द में समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तो पहले हम बैलगाड़ी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो ये इसका विग्रह समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? के लिए का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है हम बताना है। तो ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी है उत्तर पद, ऑप्शन सी है दोनों पद प्रधान, और ऑप्शन डी है कोई तीसरा पद प्रधान। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में जो हमारा है कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, हमको बताना है कि दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन है दुर्दशा, ऑप्शन बी है दुहाई, ऑप्शन सी है दूरी, और ऑप्शन डी है दूर। तो दूर उपसर्ग किस में लगा है? तो दूर उपसर्ग से बना शब्द है हमारा दुर्दशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, अर्थात किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए है अत्यधिक, ऑप्शन बी है विदेश, ऑप्शन सी है सुयोग, और ऑप्शन डी है सुरेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश में क्या है? उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय लगता है, हमको बताना है कि ये कहाँ लगता है कृत प्रत्यय। तो ऑप्शन ए क्रिया के अंत में, ऑप्शन बी है संज्ञा के अंत में, ऑप्शन सी है सर्वनाम के अंत में, और ऑप्शन डी है विशेषण के अंत में। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? तो कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। ठीक है, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगने वाला क्या है? ये लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय करते हैं। क्रिया या इसी को हम धातु, ठीक है, के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आम्र, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है शहीद, और ऑप्शन डी है खिड़की। तो इसमें तत्सम कौन सा होगा? तो इसमें आम्र क्या है? तत्सम है। ठीक है, ये क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा आम। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा? तो आम होगा। दूध क्या है? दूध तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा तत्सम दुग्ध होगा।
ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, तो दुग्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए, शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का हमको तद्भव बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है थोड़ा, ऑप्शन सी है परंतु, और ऑप्शन डी है लेकिन। तो किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, तो किंचित का तद्भव क्या होगा, कुछ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे चाक शब्द का तत्सम रूप है। चाक शब्द का तत्सम रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है चकवा, ऑप्शन बी है चाकू, ऑप्शन सी है चक्र, और ऑप्शन डी है चक। तो चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो चाक शब्द का तत्सम रूप होगा चक्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है तद्भव शब्द है, आपको बताना है कि इसमें से तद्भव कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी है मनई, ऑप्शन सी है मनुष्य, और ऑप्शन डी है मानव। तो इसमें तद्भव कौन सा होगा, तो मनई क्या है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, मनई तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा मानव। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, मानव होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा हमको बताना है कि कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए है सैसौ, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है लकड़ी, और ऑप्शन डी है पुस्तक। तो इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि सैसौ क्या है। ये सैसौ भाववाचक संज्ञा है। सैसौ भाववाचक संज्ञा है। लोहा क्या है, तो लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। और लकड़ी लकड़ी भी क्या है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। बचा पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, ठीक है, तो पुस्तक क्या है, तो पुस्तक है ये जातिवाचक संज्ञा। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या है कि हमको बताना है कि कौन जातिवाचक नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना है कि जातिवाचक कौन नहीं है। तो पुस्तक को छोड़ के ये बाकी तीनों हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। हमको बताना है कि यहाँ पे जो बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है वो किस रूप में हुआ है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है सर्वनाम। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो बड़े शब्द का प्रयोग है यहाँ पे किस रूप में हुआ है। तो यहाँ पे जो बड़े शब्द का प्रयोग है वो क्या है, संज्ञा के रूप में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, हमको बताना है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में जो वह है उस सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, और ऑप्शन डी है निजवाचक। तो वह बहुत अच्छा लड़का है में वह क्या है, तो वह है हमारा क्या है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। ठीक है, हमको बताना है कि जो यहाँ पे सुंदर लिखा है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है विशेषण। तो कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था में सुंदर क्या है, तो सुंदर यहाँ क्या है, ये विशेषण बता रहा है किसकी, कबीर की। तो ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। ठीक है, कबीर की ये विशेषता भी बता रहा है कि ये सुंदर है, सुंदर दिख रहा था। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, बालक बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। ठीक है, हमको बताना है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त, ऑप्शन बी है सहायक, ऑप्शन सी है कर्मक और ऑप्शन डी है सकर्मक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से अव्यय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है वर्तमान, ऑप्शन बी है नया, ऑप्शन सी है तथा और ऑप्शन डी है सुंदर। तो इसमें अव्यय कौन सा है, तो इसमें तथा क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो ये कौन सा अव्यय है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। ठीक है, हमको बताना है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है उपसर्ग, ऑप्शन सी है अन्वय और ऑप्शन डी है अव्यय। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से हमको बताना है कि क्या होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, अथवा अव्यय है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। आगे अगला है अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, हमको अमृत का पर्यायवाची बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है त्रिदश, ऑप्शन सी है अंशु और ऑप्शन डी है पीयूष। तो कौन इसमें अमृत का पर्यायवाची होगा, तो इसमें होगा हमारा कौन सा ऑप्शन, तो पीयूष क्या है हमारा अमृत का पर्यायवाची होगा। ठीक है, और अमृत का और पर्यायवाची क्या होगा, तो एक तो पीयूष हो गया, फिर दूसरा सुधा, सोम और अमी, ये क्या है, ये सब भी अमृत के पर्यायवाची हैं। अनंत का पर्यायवाची क्या होता है, तो अनंत का होगा आकाश, आकाश, नभ, गगन, अंबर और व्योम। ये क्या है, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अनंत, आकाश, नव, गगन। फिर त्रिदश, त्रिदश का पर्यायवाची तो देव, देवता, सुर। ठीक है, उसके बाद अंशु, अंशु का पर्यायवाची क्या होगा, तो किरण, रश्मि और मरीचि। ठीक है, यह होगा अंशु का पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। ठीक है, चतुर का पर्यायवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी है वयस्क, ऑप्शन सी है पामर और ऑप्शन डी है नागर। तो चतुर का पर्यायवाची क्या होगा, तो चतुर का पर्यायवाची हमारा क्या होगा, तो चतुर का हमारा पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर डी, नागर। ठीक है, नागर क्या है, चतुर का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है विज्ञ, ऑप्शन बी है विशेषज्ञ और ऑप्शन सी है बहुज्ञ और ऑप्शन डी है यज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा बहुज्ञ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रवर का विलोम शब्द है। प्रवर का विलोम शब्द हमको बताना है।
तो ऑप्शन ए है अंतिम, ऑप्शन बी है अवर, ऑप्शन सी अप्रशस्त और ऑप्शन डी है प्रशस्त। तो प्रवर का विलोम क्या होगा? तो प्रवर का विलोम होगा अवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है। और प्रस्थ का विलोम क्या होगा? प्रस्थ का विलोम होगा अप्रशस्त। ठीक है, ये इसका क्या है? विलोम है। ठीक है। अंतिम, अंतिम किसका विलोम है? तो ये आरंभ का, आरंभिक, आरंभिक का विलोम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामायण और महाभारत का समय डैश डैश हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए अतीत, ऑप्शन बी है अभिभूत, ऑप्शन सी है अविनीत और ऑप्शन डी है कालातीत। तो रामायण और महाभारत का समय, रामायण और महाभारत का समय डैश डैश हो गया है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश डैश रहना चाहिए। यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी है उद्यत, ऑप्शन सी है उद्घृत और ऑप्शन डी है प्रबुद्ध। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा कि तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, उद्यत रहना चाहिए। तो यहाँ पे उद्यत का अर्थ क्या होता है? तो उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना, तैयार रहना। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए, यानी उद्यत क्या है? उद्यत रहना चाहिए। अगला है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए समंदर, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी है धरती और ऑप्शन डी है विश्व। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वन में लगने वाली आग के वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है वाग्नि, ऑप्शन बी है दावाग्नि, ऑप्शन सी है विरहाग्नि और ऑप्शन ए है जठराग्नि। तो वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वन में लगने वाली आग को हम दावाग्नि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति होगा। यह हमको उसको बताना है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं सही। तो इस लोकोक्ति का सही हमको बताना है। लोकोक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन है आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन बी है ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन सी है ऊँट के मुंह में जीरा और ऑप्शन डी है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। तो इस लोकोक्ति का, ठीक है, इस लोकोक्ति का सही, इसका सही लोकोक्ति कौन सा होगा? तो ये होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन ए उचित निर्णय करना, ऑप्शन बी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, ऑप्शन सी है मिलजुल कर रहना और ऑप्शन डी है दुग्ध इंस्पेक्टर होना। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा उचित निर्णय करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। ठीक है, हमको बताना है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए गुण के अनुरूप नाम होना, ऑप्शन बी है गुण के विरुद्ध नाम होना और ऑप्शन सी है मूर्ख होना और ऑप्शन डी है मूर्खों में कुछ
पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आँख कांधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा कि गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही होगा। ठीक है, गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला देखते हैं हम। अगला है पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि ये कैसा वाक्य है। तो क्या है वाक्य कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये कैसा वाक्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो ये कैसा वाक्य होगा? तो ये होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से जो वाक्य लिखा है वो इसमें शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं। ऑप्शन बी है मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। ऑप्शन सी है मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन डी है मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा, तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? तो ये है कि मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। खाता हूँ कर्मवाची रूप होगा। मैं खाता हूँ कर्मवाची रूप हमको बताना है कि इसका कर्मवाची रूप क्या होगा। तो ऑप्शन है मुझसे खाया जाता था। ऑप्शन बी है मेरे से खाया जाता है। ऑप्शन सी है मुझसे खाया नहीं जाता है और ऑप्शन डी है मुझसे खाया जाता है। तो मैं खाता हूँ ये क्या है? ये कृतवाची है और हमको बताना है कि इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा कि मुझसे खाया जाता है। ठीक है, मुझसे खाया जाता है, ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये मुझसे है जो ये कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है कारक, ऑप्शन सी है करण और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो मुझसे में हमको बताना है कि कौन सा कारक होगा। ठीक है, तो ये कौन सा कारक होगा? तो ये होगा अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो अपादान कारक का परसक क्या होता है? तो ये होता है से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मुझसे, यहाँ पे भी से का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा होगा? तो ये अपादान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि यहाँ पे जो दिन का प्रयोग हुआ है ये क्या है। तो ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग और ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा पुल्लिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि स्त्री का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए है स्त्री, ऑप्शन बी है स्त्रियां और ऑप्शन सी है स्त्रियों और ऑप्शन डी है स्त्रियाएं। तो स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी वाक्य का काल हमको बताना है कि इसमें कौन सा काल है। तो ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें सीता सो रही थी इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है में हमको बताना है कि बहुत शब्द है जो विशेषण का, तो किस विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक और ऑप्शन डी है परिमाण बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिमाण बोधक
क्या है, विशेषण है। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण है। तो परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं? तो परिमाण बोधक किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे अशुद्ध शब्द हमको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन है अनसुईया, ऑप्शन बी है ऐनक, ऑप्शन सी है संकट और ऑप्शन डी है संशय। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा संकट क्या है, ये अशुद्ध है। ठीक है, संकट ऐसे नहीं लिखा जाता है, संकट इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है अपभ्रंश। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, अपभ्रंश। ठीक है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो ये हो गई हमारे अपभ्रंश। अगला देखते हैं हम। अगला है सौर सैनीय अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौर सैनीय अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली कौन सी भाषा नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है सिंधी, ऑप्शन सी है राजस्थानी और ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंधी भाषा है जो सौर सैनीय अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है फ्रेश ब्लड का उचित शाब्दिक अर्थ है। फ्रेश ब्लड का उचित शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन ए है ताज़ा खून, ऑप्शन बी है स्वच्छ खून, ऑप्शन सी है नया खून और ऑप्शन डी है साफ खून। तो फ्रेश ब्लड का उचित अर्थ क्या होगा? तो फ्रेश ब्लड का उचित अर्थ होगा नया खून। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है परिकर्तव्य है देश की सेवा करना। निम्न वाक्य में सही अंग्रेजी अनुवाद चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। इसका सही अंग्रेजी अनुवाद हमको बताना है। तो ऑप्शन है आवर ड्यूटी इज द सर्व आवर कंट्री, ऑप्शन बी है सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, ऑप्शन सी है आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री और ऑप्शन डी आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्विंग द कंट्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अकेला, ऑप्शन बी है उपयुक्त, ऑप्शन सी है पर्याप्त और ऑप्शन डी है बहुल। तो एकल का विलोम क्या होगा? तो एकल का विलोम होगा बहुल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है गज बदन का पर्यायवाची है। गज बदन का पर्यायवाची क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है गणपति, ऑप्शन सी है मेघनाद और ऑप्शन सी है गर्जल। तो गज बदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो गज बदन का पर्यायवाची होगा गणपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।